सो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो, जब किसी बॉडी को हमें लीनियर मोशन देना होता है ना, लीनियर मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए होती है फोर्स। अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाओगे तो कौन सा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं? लीनियर मोशन। पर अगर किसी बॉडी को घुमाना है, मतलब रोटेशन कराना है, सर्कुलर मोशन कराना है, तो हमें चाहिए होगा मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे हम एग्जांपल लेना स्टार्ट करते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। पहले उसका एक नाम टॉर्क भी है और फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको हम टॉर्क भी बोल सकते हैं और मोमेंट ऑफ फोर्स भी। ऐसा यूनिट क्या है उसकी? फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर है तो न्यूटन मीटर। अच्छा, हमने एग्जांपल लिया डोर का। आप जानते हो डोर एक तरफ से हिंज रहता है, बंधा रहता है, तो डोर का हैंडल हमेशा कॉर्नर में क्यों होता है? क्यों नहीं हिंज के बगल में होता? यू सी, हम लोग हैंडल यहां पे लगा के डी बढ़ा। सो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन हिंज। आप हिंज को और क्या समझ सकते हो? कोई पाइवेटेड पॉइंट, कोई फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, एंड फोर्स, आपने फोर्सेस लगाई, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ पे रखा है। ठीक है, हम दूर फोर्स लगाते हैं जिससे डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, और डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स हमें क्या करनी पड़ती है? कम लगानी पड़ती है। मान लिया मैं बीच से डोर को खोलूं, बीच में फोर्स लगाऊं, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो फोर्स हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि रोटेट करने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स हमें उतना ही चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये मान लो डिस्टेंस 1 मीटर है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हुआ? 10 इंटू 1, 10 न्यूटन मीटर। अब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 0.5। तो मुझे फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? 20 न्यूटन, मतलब डबल फोर्स लगानी पड़ेगी। इसीलिए डोर को बीच से खोलना मुश्किल होता है और साइड से खोलना इजी होता है। मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स दो चीज पर डिपेंड करता है ना, घूमना बॉडी का दो चीज पर डिपेंड करता है, एक फोर्स और एक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। ये नई चीज समझ में आ रही है। जैसे आपने वो देखा होगा, आटा पीसने वाली चक्की जो होती है, नहीं होता है हैंड ग्राइंडर जिसको बोलते हैं ना, फ्लोर ग्राइंडर विथ हैंड, तो उसमें आप लोग देखते हो जो हैंडल होता है वो उसकी जो सर्कुलर स्टोन देखा है, उसका मतलब एक स्टोन सा होता है उसका सर्कुलर, आप देखोगे तो वो उसके एकदम कॉर्नर में लगा होता है। कई लोगों ने देखा होगा, ग्राइंडर गाँव में इस्तेमाल होता है ना। जैसे मान लो हम लोग जब स्क्रू से नट खोलते हैं, है ना, इसको हम लोग रेंच भी बोलते हैं। मान लो ये रेंच है, इस रेंच से नेट खोलना है, तो भाई इस रेंच पे अपन फोर्स कहाँ लगाते हैं? एकदम साइड में लगाते हैं, है ना। ये नहीं कि यहाँ से खोल रहे हैं, हम यहाँ से एकदम कॉर्नर से खोलते हैं। कॉर्नर से खोलने में क्या हुआ? हमने डिस्टेंस बढ़ा लिया, है ना, डिस्टेंस पहले ही बढ़ा हुआ है। मान ले मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए 50, कितना चाहिए? 50। मैंने डिस्टेंस पहले ही बढ़ा के कर लिया 5। अब फोर्स कितनी चाहिए होगी? 10, 10 इंटू 5, 50। अब मैं यहाँ पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर दूं 1 पे, जहां पे डिस्टेंस कितना है? 1, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 50। समझ में आ रहा है? मेरे को 50 मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, तो उसके लिए मैं डिस्टेंस को 5 कर लूं, फोर्स को 10 कर लूं, इजी है। अब मैं डिस्टेंस को 1 करके फोर्स को 50 कर लूं, तो वो क्या है? तो मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ाने के दो तरीके, या तो फोर्स बढ़ा दें या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दें। अच्छा, दूसरी चीज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात याद रखनी है आपको, है ना। इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसका डायरेक्शन होगा, तो इसके दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं। किसी बॉडी को घुमाने के दो ही डायरेक्शन है, या तो ऐसे घूमेगा घड़ी की तरह क्लॉकवाइज, या तो घड़ी के अपोजिट, है ना। कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। तो दो डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे यहां पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, यहां से फिक्स्ड है ना, ऐसे फोर्स लगाऊं, ऐसे इसको खोलना स्टार्ट करूंगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अच्छा, फिजिक्स में एक ट्रेंड है कि जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स पाओगे बच्चों, तो उसको पॉजिटिव लेना है। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। इस बात को लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। एक और तरीका है, जब देखो इसको मैं ऐसे मारूंगा, यहां से फोर्स ऐसे लगाऊंगा, यहां से दबाया इसको, पाइवटेड पॉइंट फिक्स्ड है, यहां से फोर्स लगाया, ये ऐसे घूमा, जब ये ऐसे घूमेगा ऐसे 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 ऐसे, तो ये नट हमारा बाहर निकल आएगा ना। तो इसको हम लोग जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो नट बाहर आता है। सो एंटी क्लॉकवाइज को हम कई बार आउटवर्ड भी बोलते हैं, है ना। सो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और आउटवर्ड। फिर से एंटी क्लॉकवाइज, उसी को हम लोग पॉजिटिव और उसी को आउटवर्ड भी बोलते हैं। अब मान लो मैं उल्टा घुमाऊं, है ना, फोर्स ऐसे लगाऊं क्लॉकवाइज, अब इसको क्लॉकवाइज घुमाते तो नट क्या होता है? ऐसे ऐसे, याद है? देखते हो क्या? ऐसे ऐसे पकड़ते, तो क्या हो रहा है? नट टाइट हो रहा है और अंदर जा रहा है, टाइट हो रहा है और अंदर। तो ये क्लॉकवाइज घूमता है जब, कैसा घूमता है? जब क्लॉकवाइज, तो अंदर जाता है, तो उसको हम कैसा बोलते हैं? इनवर्ड।
क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्ड, और या तो हम साथ में कभी कभी नेगेटिव भी यूज करते हैं। तो इतना याद रहेगा आपको, वेरी गुड। अब बात आई मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो कैसे हो सकता है। बहुत से तरीके हैं। मैं हिंज पे फोर्स लगाऊं, क्या बॉडी घूमेगी? फोर्स तो है कि नहीं है? मैं हिंज पे फोर्स लगाऊं, क्या बॉडी घूमेगी? बॉडी नहीं घूमेगी, है ना। मतलब अगर फोर्स हिंज पॉइंट पे लग जाए, इफ फोर्स पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है समझते हैं। ये देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट ये गोल गोल घूम रहा है। अगर फोर्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर जाए, है ना, इसी पे फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, तो बॉडी नहीं घूमेगा। जैसे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना। मतलब एक ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऐसे बाहर निकला हुआ और अंदर जाता हुआ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अराउंड स्क्रू घूम रहा है, हमारा रेंच घूम रहा है, ठीक। ओके, तो पहली चीज तो ये है कि अगर फोर्स पास कर जाए एक्सिस ऑफ रोटेशन से। दूसरा तरीका है कि अगर फोर्स जीरो हो तो नॉर्मल है, अब फोर्स लगा ही नहीं रहे अपन तो नहीं घूमेगा। तीसरा तरीका है डिस्टेंस जीरो। तो डिस्टेंस जीरो मेरे ख्याल से यही पॉइंट था कि जब हिंज पॉइंट पे फोर्स लगाए। एक और तरीका वो भी याद रखना चाहिए। मान लीजिए मैं ऐसे फोर्स लगा दूं, है ना, मतलब मैं डोर को ऐसे पुश करूं, साइड से डोर का कोना पकड़ लूं, ये डोर है वहां से फिक्स्ड है, आप हैंडल इधर है, ऐसे ऐसे खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, मैं ऐसे पुश करूं तो क्या डोर खुलेगा? नहीं। तो अगर फोर्स ऐसे लग जाए इस तरह से तो भी मूवमेंट, तो अगर फोर्स हम डोर पे इस तरह से लगाएं, है ना, ऐसे लगाएं फोर्स, ये डोर है ऐसे ऐसे खुल रहा है, ऐसे बंद हो रहा है, और फोर्स हम इस तरह से लगाएं तो भी डोर रोटेट नहीं करेगा। तो ये कौन सी कंडीशन है? तो ये वही कंडीशन है जो मैं बार-बार बता रहा हूं, इफ फोर्स पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप कहोगे इसमें कहां पास कर रहा है? आप ध्यान से देखो, ये लाइन ऐसे आगे जाके यहां से पास कर जाएगी, है ना। तो फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाए तो उस केस में भी मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो। आप ऐसे समझो, फोर्स जितना परपेंडिकुलर हो, जितना परपेंडिकुलर किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना परपेंडिकुलर हो उतना बढ़िया मोमेंट ऑफ फोर्स, और जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ जाता हुआ फोर्स उतना कम मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे इस केस में समझाता हूं, वो पॉइंट है ना, क्लियर हो जाएगा एकदम। जैसे मान लो फोर्स में ऐसे लगा दूं, इस तरह से, समझ में आ रहा है? तो आपको नट ऐसे से खोलना है, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, नट से ढकेल रहा हूँ या खींच रहा हूँ, तो नट नहीं खुलेगा भाई, बिकॉज फोर्स इज पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर निकलता हुआ अंदर जाता हुआ स्क्रू, सॉरी रेंच इस पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, और फोर्स आप ऐसे लगाओगे अगर तो इट पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये मैंने पॉइंट इसके एकदम आपके बेसिक्स क्लियर किए। अब अपन आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे, है ना, कि इसके न्यूमेरिकल कैसे बनने हैं अपने। मान लीजिए हमको ये कि इन्होंने एक बार दे रखा है, ठीक है, एक रॉड है, इसको हम लोग यूनिफॉर्म मीटर रूल भी कहते हैं। एक सिंपल सी स्केल है, ठीक है, कितनी लंबी स्केल है? 100 सेंटीमीटर लंबी स्केल है, यानी 1 मीटर, यूनिफॉर्म मीटर। ये फलक्रम रखा है ना, फलक्रम क्या होता है? पाइवटेड पॉइंट होता है। अब ये फलक्रम के अबाउट घूमेगा, है ना, अब ये यहाँ के अबाउट नहीं घूमेगा, यहाँ के अबाउट नहीं, फलक्रम के अबाउट घूमेगा, ठीक है, यानी इस पॉइंट के अबाउट ये घूमना स्टार्ट करेगा। तो कैसे घूमेगा? हमने यहाँ पे एक वेट रख दिया, कितना वेट रखा? 10 ग्राम का, तो वो नीचे गिरने लगा, कितनी फोर्स लगने लगी? 10 ग्राम फोर्स, ग्रेविटी से खींची तो कितनी फोर्स लगी? 10 ग्राम फोर्स, और वो नीचे गिरने लगा। मतलब ये बॉडी ऐसे गिरने लगी, है ना, ये स्केल ऐसे रखा था, इधर वेट रखा तो ये ऐसे गिरने लगा। मतलब ये किस तरफ रोटेट कर रहा है? ये ऐसे गिर रहा है, देख ऐसे, इस पॉइंट के अबाउट इधर घूमने लगा, इस पॉइंट के अबाउट इधर। तो ये कौन सा रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा। अब बात आई कितना मोमेंट ऑफ फोर्स है ना, वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये देखते हैं, तो फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना फोर्स है? 10 ग्राम फोर्स। और कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? डिस्टेंस कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से या पाइवटेड पॉइंट से। किसका डिस्टेंस? फोर्स का। तो ये पाइवटेड पॉइंट है और ये फोर्स, कितना डिस्टेंस है? 40 सेंटीमीटर। सो दिस इज अबाउट 400 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। पर ये आंसर कंप्लीट नहीं है, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें बताना पड़ेगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। यस, नाउ इट्स कंप्लीट। ठीक, अपन सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में जो स्केल है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मतलब वो रुकी हुई है ना, मतलब इक्विलिब्रियम में। किसमें है? इक्विलिब्रियम में। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उस पर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो। कितना मोमेंट ऑफ फोर्स हो? जीरो, मतलब उसमें कोई मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं। मतलब क्या है? मतलब इस तरफ से 10 ग्राम फोर्स लग रहा है, इस तरफ से कोई और वेट लग रहा है, तो 10 ग्राम फोर्स आपने इधर का इधर घूमने लगी, फिर आपने इधर वेट का सीधी हो गई। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि इस कंडीशन क्या बोलते हैं अपन? बैलेंस कंडीशन बोलते हैं।
जब कोई मोमेंट ऑफ फोर्स एग्जिस्ट ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर हो जाए। समझाता हूं। जैसे ये फल्क्रम है, इसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रहा है, तो ये वाला जो वेट है वो इधर गिरा रहा होगा, मतलब ऐसे घुमाना चाह रहा होगा इस तरह से। ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला जो वेट है वो इस फल्क्रम के अबाउट ऐसे गिर रहा होगा, मतलब इधर रोटेट करा रहा होगा। ये कौन सा डायरेक्शन है? देखिए क्लॉकवाइज, है ना। ये फल्क्रम है, ये वेट इधर रखा है, इधर गिर रहा है, फल्क्रम के अबाउट ऐसे और ये ऐसे। तो इस टाइम क्लॉकवाइज जितना होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसीलिए रुका हुआ है। तो हमें W की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए बैलेंस्ड है। तो हम बोलेंगे इस टाइम, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, तो जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया? 10 ग्राम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स और डिस्टेंस कहां से? फल्क्रम से, है ना, पाइवेटेड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से। कितना डिस्टेंस है? 40 सेंटीमीटर। पिछला वाला ही सवाल है, 40 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इधर फोर्स कितनी है? W, और कितना डिस्टेंस हो गया? ये 70 मार्क पे है, ये 50, कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर आप कट्टम गुट्टा कर लेंगे, 0 से 0 करके 2 2 is 4, so you get W is equals to 20 ग्राम फोर्स। अब देखिए ये 20 ग्राम फोर्स इंटू 20, 400। तो इस तरफ से कितना मोमेंट ऑफ फोर्स मिला? क्लॉकवाइज 400। 10 ग्राम फोर्स इंटू 40 कितना मिला? 400। मतलब दोनों ही मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर है। क्या ये हमेशा होगा? नहीं बच्चों, इसको एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। दिस विल हैपन ओनली इफ इट इज रिटन बैलेंस्ड या हॉरिजॉन्टल या इक्विलिब्रियम या रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, ऐसी कोई लाइन लिखी हो जब रूलर टर्न किसी भी पॉइंट के अबाउट ना कर रही हो। कब नहीं टर्न करेगी? जब जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स हो, है ना। अच्छा, अपन तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन कुछ अजीब सा है। इसमें ये जो स्केल है ना, इसमें हमें क्या करना है कि हमें दिया है एक यूनिफॉर्म मीटर रूल रखिए, 1 मीटर लंबी रूलर है, मतलब यहाँ पे 100 सेंटीमीटर मार्क है और यहाँ एंड पे 0 सेंटीमीटर मार्क है, ओके। और इस पे कुछ वेट रखे हुए हैं, ठीक है। कितना वेट रखा हुआ है? 10 ग्राम फोर्स और 50 ग्राम फोर्स, फल्क्रम बीच में। तो यार इसमें क्या होगा ना, वेट इस तरफ रखा है तो ये रूलर इधर गिर रही होगी, है ना। इट विल बी फॉलिंग लाइक दिस। इस तरफ से ये रूलर स्विंग करना चाहती होगी, रोटेट करना चाह रही होगी। इस तरफ से इसको एक मोमेंट ऑफ फोर्स मिल रहा होगा, एक 10 ग्राम फोर्स की वजह से 50 ग्राम। यहाँ से फिक्स्ड है, यहाँ से ऐसे गिर रहा होगा। तो ये कैसा मोमेंट मिल रहा है? देखो ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, ऐसे स्विंग किया। ये कौन सा मोमेंट मिला? इसको एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स मिला। अब हमें एक 40 ग्राम का मास दिया है, बोला इसको कहीं ऐसी जगह रख दो कि ये रूलर ओवरऑल बैलेंस हो जाए, है ना। बैलेंस हो जाए मतलब क्या हो जाए? हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये गिरे नहीं। तो यार 40 ग्राम किस तरफ रखें? देखो अगर इस तरफ रखेंगे तो और गिर जाएगी, ऑलरेडी गिर रही है इधर से। इस तरफ रखते तो बैलेंस हो सकती है ना, ऐसे गिर रहा है इधर से, तो इधर रख देंगे तो ये ऐसे सीधा बैलेंस हो जाएगा, ओके। तो इस 40 ग्राम को रखना कहाँ पे तो पता ही नहीं मुझको, तो मैंने यहाँ रख दिया। 40 ग्राम कितना फोर्स लगेगा? 40 ग्राम फोर्स। कितनी दूर रखा मुझे नहीं पता, लेट इट बी x। अब अगर ये बैलेंस है तो इस टाइम जितना मेरे पास होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही मेरे पास होगा क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज ये वाले बन रहे हैं और क्लॉकवाइज वाला। सो 10 कितने डिस्टेंस पे हो गया? यहाँ से फल्क्रम से डिस्टेंस देखते हैं 40। सो हम ले लेंगे 10 इंटू 40 प्लस ये वाला भी इधर ही आ रहा है 50 वाला। कितने डिस्टेंस पे है? देखो ये 30 वाले मार्क पे और 50 से दूर है, कितना दूर है? 20। ये मार्किंग है ना 30, तो यहाँ से 20। सो 50 इंटू 20 है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फिर हम इधर आए क्लॉकवाइज वाली तरफ, तो क्लॉकवाइज में ये वाले मेरे पास फोर्सेस हैं। सो 40 इंटू डिस्टेंस कितना लिया अपन ने? x। अपन यहाँ से x कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज 400, दिस इज 1000 एंड दिस इज 40x। So x is equals to 1400 divided by 40. So 4 3s are 12. No, it is 20. 4 5s are 20. So 35 centimeter from 50 mark. यहाँ से 35 सेंटीमीटर। 35 मतलब किस मार्क पे? At 85 सेंटीमीटर। यहाँ से 35 आ गया है तो कहाँ पहुँच गए? At 85। तो हम 40 ग्राम का वेट हमें कहाँ पे रखना चाहिए? At 85 सेंटीमीटर मार्क। तब ये रूलर क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी ना। You see 40 into 85 must be equal to this into this and this into this. Okay. अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक फोर्स ऊपर से लग रहा है 10 न्यूटन का 0 सेंटीमीटर पे, एक नीचे से ऊपर की तरफ 100 सेंटीमीटर पे। पूछ रहा है टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना
है ना। यहाँ हमारा सवाल है टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। आप हमें टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स बताइए। क्या इसने ये बोला ये बैलेंस्ड है? नहीं बच्चों, देखो जरूरी नहीं कि रूलर की हर क्वेश्चन बैलेंसिंग हो। ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है। देखो इट इज वेरी क्लियर इट इज अनबैलेंस्ड। ये फोर्स ऐसे नीचे लगा, ऐसे नीचे की तरफ लगा, तो ये कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा, नीचे की तरफ लग रहा है, ऐसे गिराएगा इस तरफ, ओके। और ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा, ये कैसे रोटेट करेगा? ये ऐसे मारा हमने, यहाँ से फुलक्रम लगा हुआ है, यहाँ से आपने ऐसे ऊपर मारा, तो ऐसे जा रहा है, तो ये कैसे रोटेट किया? ऐसे। और ये देखो ऐसे, तो दोनों का रोटेशन देखो सेम है क्या? ये कैसा रोटेट कर रहा है? ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। पक्का ना? देखो ये ऐसे रखा है मैंने, ये फोर्स नीचे की तरफ, ये कैसे गया? ए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, देखिए आपके लिए रोटेट कर रहा है। और ये वाले पे फोर्स लगी ऊपर, इधर से भी एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। यहाँ पे देखो दोनों वेट इधर, ये भी वेट इधर था, यहाँ एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर जा रही है, यानी दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। लेट अस सी, तो अब हमें टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो एक तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स होगा फुलक्रम से, कितने दूर हो गया? 50 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 10 न्यूटन इंटू 50/100 मीटर। डायरेक्शन कैसा है इसका? एंटी क्लॉकवाइज। दिखा है एंटी क्लॉकवाइज। और इस वाले को देखो, क्या ये क्लॉकवाइज है? नहीं, ये भी कैसा है? एंटी। तो ऐड हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू ये डिस्टेंस भी कितना है? 50/100। So we get what? 5 what? 10 न्यूटन मीटर, and the answer is anti-clockwise, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी